इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है ये बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये बीमारी आपको हो गई, और अगर हो गई तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, कैसे जांच हो सकती है, और अगर किसी को ये बीमारी है तो आगे चल के उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स शरीर में आ सकते हैं, ये सब जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए, ये जानकारी हासिल कीजिए। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अपने घरेलू उपचार, एक्सरसाइज और आयुर्वेद से भी जो भी संभव है अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। स्पॉन्डिलोसिस, जिसको हम रीढ़ की हड्डी की समस्या को इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हालांकि मैं एक हार्ट का डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे पास छाती का दर्द लेके आते हैं और बाद में जांच करने पे पता चलता है कि इनको एक्चुअली रीढ़ की हड्डी की समस्या है। कैसे उनसे बचा जाए, क्या उसका लक्षण होता है, कैसे उसका इलाज किया जाए अगर बीमारी हो गई तो, इस बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सबको। बहुत ही ब्रीफ जानकारी, बेहतर जानकारी तो इसके बारे में न्यूरो सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन ही देते हैं, पर मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें एक्चुअली वो एक सिंगल हड्डी नहीं होती है, 33 हड्डियाँ होती हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से में, जैसे गर्दन, छाती, कमर, अलग अलग हिस्से में उसका अलग अलग कर्वेचर रहता है। मतलब एक लाइन के सीधी लाइन में वो हड्डियाँ नहीं रहती है, कहीं पे वो ऐसा घुमाव रहता है, कहीं पे ऐसा घुमाव, तो उस हिसाब से वो हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई रहती हैं। उन हड्डियों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड नाम की चीज़ होती है जो कि दिमाग से, ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन की सारी नर्व्स उस स्पाइनल कॉर्ड से होके इन रीढ़ की हड्डियों के बीच में से दाएं बाएं निकलती है, हर लेवल पे, गर्दन में, छाती में, कमर में, निचले हिस्से में। और कुछ नर्व्स ऐसी होती है जो हाथों में जाती हैं, कुछ नर्व्स जो छाती में जाती हैं, कुछ नर्व्स पेट में जाती हैं, कुछ नर्व्स पैरों में जाती हैं। तो अगर इन हड्डियों की शेप में या फिर इनके कर्वेचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से या तो ये नर्व्स दबने लगे और इन हिस्सों में दर्द होने लगे, या फिर उस हड्डी में ही खुद दर्द होने लगे, तो इस समस्या को, रीढ़ की हड्डी की इस कर्वेचर की समस्या को स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अगर ये स्पॉन्डिलोसिस गर्दन वाले हिस्से में होती है तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। कमर वाले हिस्से में होती है तो लंबार स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। किसी किसी को सिर्फ कमर में रहता है समस्या, किसी को सिर्फ गर्दन में, किसी को दोनों जगह, किसी को छाती वाली रीढ़ की हड्डी में समस्या रहती है। तो अब सवाल होता है कि ये होता कैसे है। आम तौर पे या तो किसी कारण से आप इन हड्डियों का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितना भगवान ने इस यूज़ के लिए इसको मजबूत बनाया है उससे ज़्यादा यूज़। जैसे कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं कि उनका स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि कमर का यूज़ ज़्यादा होता है, मतलब वो कमर में स्ट्रेंथ उसको लगना पड़ता है, बार बार घूमना पड़ता है, तो ज़्यादा मुड़ने घूमने वाले कामों में ये हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं। या फिर अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें गर्दन को या कमर को बार बार झुकाना पड़े, जैसे कि झुक के मोबाइल देखना, झुक के लिखना, या फिर झुक के प्रेस करना, या फिर झुक के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या फिर नीचे झुक के बार बार सामान उठाना, ज़मीन साफ़ करना, ऐसे जितने भी काम होते हैं जिसमें आप रीढ़ की हड्डी को अननेसेसरीली ज़्यादा झुका रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में ऐसे बदलाव आते हैं कि ये नर्व्स जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है दबने लगती है और रीढ़ की हड्डी ख़राब होने लगती है।
इसके अलावे किसी व्यक्ति का अगर रीढ़ का हड्डी या हड्डियां इन जनरल कमज़ोर है विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से या विटामिन B12 की कमी से, तो ऐसे लोगों का रीढ़ की हड्डी में समस्या आसानी से आ जाता है। तीसरा, ये हेरिडिटरी भी होता है कि अगर आपके माता पिता को रीढ़ की हड्डी की समस्या थी तो आपको ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भले आपके सारे सिस्टम ठीक चल रहे हो, आप ज़्यादा झुकते नहीं हैं, विटामिन्स भी अच्छे हैं, फिर भी आपको ये होने का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या करता है? अगर किसी को हो गया स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, तो उससे हमको प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक कि जिस रीढ़ की हड्डी की जिस हिस्से में समस्या आई हो वहाँ पे कुछ दर्द हो या कुछ अकड़न हो या ऐंठन हो, आदमी कमर सीधा न कर पाए, करवट बदलने में उसको दर्द होने लगे। या फिर दूसरा तरह का समस्या कि कोई नर्व वहाँ पे दब रही है उस रीढ़ की हड्डी के बीच में या साइड में, और जिस हिस्से में वो नर्व जा रही है उस हिस्से में आपको समस्या। मतलब यहाँ पे अगर आपके अंगूठे की नस दब रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अंगूठे में झिनझिनी लगे, सुन्नपना लगे, या फिर अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो अंगूठा थोड़ा कमज़ोर लगे, जितना ताकत आप इस अंगूठे से लगा सकते हैं उससे कम लगा पा रहे हैं। तो ये अंगूठा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये उंगली में भी हो सकता है, इस हिस्से में भी हो सकता है। ये सब नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं रीढ़ की हड्डी से। ऐसा ही पैरों में भी हो सकता है, छाती में भी हो सकता है, कमर में या फिर यानी पेट के साइड में हो सकता है, थाइज़ में हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में पेन, नमनेस मतलब सुनपना या झिनझिन टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब इस बीमारी में हो सकता है। हालांकि ये लक्षण और भी बहुत सारे कारणों से होते हैं, तो आप अपने लेवल पे नहीं बोल पाएंगे कि ये स्पॉन्डिलोसिस से है। आपको डॉक्टर से मिलना होगा, वो जांच करेंगे, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि यस ये स्पॉन्डिलोसिस से है। तो अगर किसी को ये हो गया तो सबसे पहला काम क्या करना है, बचना कैसे इससे? सबसे पहला तो ये देखिए, आपको झुकना मना है। जितना आज तक आप झुक लिए, मान लीजिए आपको 40 साल की उम्र में तकलीफ़ शुरू हुआ है, अब 40 साल तक आपने झुक लिए, उसको तो हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आप झुकना बंद कीजिए। चाहे मोबाइल देखते वक्त, चाहे लिखते वक्त, चाहे प्रेस करते वक्त, चाहे ज़मीन पे बैठ के सब्जी काटते वक्त, ज़मीन पे बैठ के कपड़े धोते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, पोछा लगाते वक्त, आप कोशिश कीजिए कि आप झुकें ना। ज़मीन पे बैठ के प्रेस करने से अच्छा है कि आप कुर्सी पे बैठिए, टेबल पे प्रेस कीजिए। मोबाइल अगर आपको यूज़ करना है, ऐसे झुक के मत देखिए, उसको थोड़ा अपने आँखों के सामने रखिए। लिखना पढ़ना अगर आपका ज़्यादा है तो ऐसे झुक के मत लिखिए, सीधे बैठिए, ऐसे लिखिए। गर्दन, छाती ये सब ज़्यादा झुके ना। और झाड़ू पोछा, आजकल लंबे डंडे वाले झाड़ू आ गए हैं, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, उनका ज़्यादा उपयोग कीजिए। अगर आपका लैपटॉप पे टाइपिंग पे ज़्यादा यूज़ है तो लैपटॉप को एक रेज लेवल पे रखिए। स्टैंड्स आते हैं 500 रुपये में, अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे आपको मिल जाएंगे। रखिए टेबल पे, उस पर लैपटॉप रखिए, ऐसे टाइप कीजिए। इसमें ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि खाना क्या चाहिए, क्या खाने से मेरा ये बीमारी कम हो सकता है। तो इस रीढ़ की हड्डी की समस्या में सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी और कैल्शियम। आपको आजकल धूप का एक्सपोज़र बहुत कम हो गया है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको डेली धूप में होना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि पूरे कपड़े उतार के या फिर मिनिमम कपड़े पहन के आप धूप में रहें। जितना आपका एक्सपोज्ड एरिया है, हाथ, गला, चेहरा, पैर, उतने में भी 20 मिनट धूप लग जाए बहुत है, लेकिन रोज़ लगे। ये प्रिवेंशन के लिए, एक बार हो गया तो कुछ दिन आपको विटामिन डी अलग से खाना पड़ सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप धूप में रहिए। कैल्शियम की कमी मत होने दीजिए। दूध, पनीर,
अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन, इन सब में कैल्शियम अच्छा खासा है, इन सबको खाइए ताकि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल बहुत कम हो गया है, वो है कि चलना पड़ेगा आपको। आप जब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो लगातार एक ही पोजीशन में आपकी रीढ़ की हड्डी में दबाव पड़ रहा है, आप वो दबाव बदलना भी नहीं जा रहा है। जब आप चलते रहते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ आपस में आगे पीछे दाएं बाएं चलते रहती हैं, मुड़ते रहती हैं, उनका दबाव का जगह बदलते रहता है, एक जगह पे लोड नहीं आता है। चलना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को रोकने के लिए, हो गया तो बचने के लिए भी ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक समय ना लंबे समय तक एक जगह पे मत बैठिए। जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरा काम है पेशेंट्स देखना, काफ़ी देर तक मैं इसी चेयर पे बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं हर 1 या 2 पेशेंट के बाद कोशिश करता हूँ कि उठूँ, कुछ काम से यहाँ जाऊँ, या फिर पेशेंट को ही सामने बुलाने की बजाय उसके पास जाके उसको देखूँ, पेशेंट को बेड पे बैठा के देखूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आप पानी लेने के लिए किसी दूसरे को मत बोलिए, खुद जाइए पानी लेके आइए। किसी के पास फ़ाइल भेजना है, खुद अपनी फ़ाइल उठाइए, जाके दे के आइए। किसी और काम से जाना है, जो भी काम, थोड़े मोड़ा चलना भी ना, उससे आपका ये एक जगह पे प्रेशर कम होगा, आपको ये बीमारी नहीं होगी। लंबे समय तक एक जगह पे मत बैठिए। अब बात आती है कि इसमें दवाइयाँ क्या काम करती हैं। देखिए, दवाइयाँ, अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी इसके साथ। अदरवाइज़ इस बीमारी को दवाइयों से कुछ खास रोका नहीं जा सकता है। दवाइयाँ दर्द ज़रूर कम करेंगी, डिस्कम्फर्ट कम कर देंगी, आराम मिल जाएगा आपको, अच्छे से चल फिर पाएंगे, लेकिन जो 2 हड्डियाँ अगर आपस में टेढ़ी हो गई हैं या उनका कर्वेचर बदल गया है, वो दवाइयों से सीधा नहीं होने वाली है, वो एक्सरसाइज से ही सीधे होंगे, फिजियोथेरेपी से ही सीधे होंगे। और अगर समस्या बहुत आगे बढ़ चुकी है, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से नहीं होने वाला है, तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन होता है ऑपरेशन। इसमें मेडिसिन का कुछ खास रोल नहीं है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर हम दवाई खाएंगे तो लंबे समय तक चलते रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं, आप प्रिकॉशंस लीजिए, चलते रहिए। कुछ एक्सरसाइज इसमें करना पड़ता है, वो एक्सरसाइज आप करिए, आपको दवाइयाँ हमेशा नहीं खानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, अपनी आदत नहीं बदल पा रहे हैं झुकने की, एक्सरसाइज जो बताई हुई है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेडिसिन तो बढ़ती ही जाएंगी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं आपको एक्सरसाइज एक वीडियो के थ्रू बताऊँगा। भुजंग आसन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको लोग कोबरा पोज भी कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है। उससे आपका दर्द बहुत कम हो सकता है, लेकिन डॉक्टर सलाह दे तभी। कुछ स्थिति बीच में ऐसी भी आती है जिसमें कुछ डिस्क स्लिप हो गई है, उस समय आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और शुरुआत में जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपका दर्द बढ़ जाए। तो इसलिए आपको डॉक्टर्स की सलाह लेके ही ये एक्सरसाइज करना है। कैसा करना है वो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन सलाह लेने के बाद ही करना है। एक और आसन है मरकट आसन, बहुत ज़बरदस्त आसन है। अगर आप करेंगे, अगर आपको एक पैर में या दोनों पैर में ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, तो उसका आमतौर पे कारण होता है कोई शियाटिक नर्व या कोई प्रेस कर रहा है। वो इस मरकट आसन से बहुत अच्छे से डिप्रेस होती है, खुलती है नस, और आपका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाता है। पर ये दोनों ही आसन स्लो हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज आसन किया परसों से आराम मिल गया। धीरे धीरे आराम आएगा, धीरे धीरे इसको करना है, रेगुलर करते रहना है। लास्ट पॉइंट, क्या इसमें ऑपरेशन ज़रूरी होता है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं होता है। ऑपरेशन
जब दवाइयाँ एवं एक्सरसाइज एवं प्रिकॉशंस इन सब के बावजूद आपका दर्द बहुत ज़्यादा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, या फिर आपके पैर, हाथ या किसी एक हिस्से में कमज़ोरी आते जा रही है, मतलब आपके मान लीजिए मुट्ठी का पावर कम हो गया। पहले आप मुट्ठी इतना मजबूती से बांध सकते थे, अब मजबूती से नहीं बांध पा रहे, हाथ कमज़ोर होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। हमें और कमज़ोरी होने से बचाना पड़ेगा और दर्द से छुटकारा। अगर आपका दर्द कंट्रोल में है, कोई कमज़ोरी नहीं है, आप एक्सरसाइज करते रहिए, दवा खाते रहिए, ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऑपरेशन दर्द कंट्रोल में नहीं है या फिर कमज़ोरी होते जा रही है या फिर रीढ़ की हड्डी के एमआरआई स्कैन में दिख रहा है कि नस बहुत दब रही है, इसको बिना ऑपरेशन किए नहीं छुड़ाया जा सकता, इन 3 सिचुएशंस में ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस आपके लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन कर लिया तो प्रिकॉशन नहीं लेंगे, वो भी चलते रहेंगे। तो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। अपना पोस्चर, अपना बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ये सब करेक्ट कीजिए ताकि आप इस चीज़ से बच सकें, इस चीज़ को होने न दें, और अगर हो गया है तो उसको बिना ऑपरेशन के आप उसको ठीक कर सकें। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे भी उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जानकारी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।